जी बेटा, पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं आज ही हम। मैं बच्चों से ये थोड़ी सी ब्रेक लगाई ना, तो मैंने ये कहा कि देखो आज की क्लास में सिर्फ हमने ये देखा है कि हमने ये सारा पढ़ा हुआ है, नया कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। थोड़ा हिम्मत करके ये लेक्चर्स ले लेने हैं। अब मैं कोशिश यही करूँगा कि कल के दिन में जितना हो सके कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जल्द अज जल्द ये फ्री कर दूँ आप लोगों को। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, जब मैं अपने साथ आपको एक बार पढ़ा लिया है ना, अब मुझे कॉन्फिडेंस है कि इसमें से एमसीक्यूज आ जाएं, मुझे मसला नहीं होगा आप लोगों को, आप इंशाल्लाह कर लेंगे। ठीक है जी बेटा, आप ये पूछ रहे हैं इसके ऊपर बेटा कल दोबारा डिस्कशन कर लेंगे ताज़ा दम होकर। सादा बात यह है कि पीएनएल इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर सिर्फ क्या जाना है, रेंट एक्सपेंस ने, लेकिन रिसीट पेमेंट के अंदर रेंट एक्सपेंस की फिगर भी आ रही है और प्री पेमेंट वाली भी, क्योंकि इसमें से कैश निकला था। तो यूँ भी कह सकते हैं, एक बच्चा कह रहा था फिक्स एसेट खरीदने तो यहाँ से निकल नहीं जाते, या आप मिसाल के तौर पे किसी से एडवांस में पैसे रिसीव कर लें तो कैश आ गया, रिसीट पेमेंट। अब इस कैश के अंदर रेवेन्यू आइटम क्या पड़ा है जो इनकम में जाना है, और कैपिटल आइटम क्या पड़ा है, कैपिटलाइज में लायबिलिटी बन जाती है, जो इस तरह से भी आप सोच सकते हैं। तो ये इस तरह की बात थी, कल दोबारा देख लेंगे इसको तसल्ली से। ठीक है, अब इस एनपीओ की जान छोड़ दें। इस एनपीओ के अंदर आपने एजटेक का सवाल करना है और मैंने आपको एक रिसीट पेमेंट वाला सवाल कल इंशाल्लाह करवा देना है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं देखूंगा इसमें कोई और चीज़ तो नहीं ऐसी जो कर लेनी चाहिए। ठीक है, को बता दूंगा। मॉडर्ना वाला सवाल किसी से ना हुआ हो तो वो राब्ता करे, उसको अलग से वो उसकी को पुरानी जो है वो वीडियो दिखा दी जाएगी, दे दी जाएगी। लेकिन जिनसे हो गया है आई वुड सजेस्ट कि वो इसको सोचे ही ना, टाइम ज़ाया होगा। मैं डर रहा हूँ ज़रा इस चीज़ से। ठीक है, केड़ी मिस्टेक, मैंने जो मिस्टेक की है बताओ बताओ, सारी दुनिया को बता दो, बता दो, बार बार बता दो, ये गलती थी। हाँ अच्छा बेटा, वो कल पे है ना, फिलहाल चलो। कैश फ्लो रेशोज, कैश फ्लो रेशोज, कैश फ्लो रेशोज, और रेशोज जीत गई। अब क्योंकि हम बहुत थक चुके हैं थ्योरी पढ़ पढ़ के, तो इसलिए पहले एमसीक्यूज करेंगे शुरू एमसीक्यू से करेंगे, फिर नमाज के बाद इंशाल्लाह आकर हम फिर जो बची हुई इसकी थ्योरी है वो पढ़ लेंगे। वैसे मेरा तो इरादा था कि कैश फ्लो के भी एमसीक्यू, लेकिन आप लोगों ने किए हैं ना, गुड। जी बेटा, अच्छा जी, मशवरे का शुक्रिया। अच्छा अच्छा, नमाज के बाद वही करेंगे। ठीक है, क्यों एमसीक्यू सारे हो गए? मैंने कब कहा था यार, ये क्या हुआ पड़ा है 42 में, ये क्या है, ये अलग से एमसीक्यू है? हैं? चलो इसको भी सही करना पड़ेगा। चलो ये 40 को सही करके ही लाऊंगा मैं कल, 42 को हैं करेक्शन, पता नहीं क्या किया है। ठीक है, ऊपर तो ठीक है, लेकिन इसके नीचे ये ऑप्शन नहीं सही ना। ठीक है, तो वो कर लेते हैं। अच्छा जी, ये ऑप्शन का आंसर ठीक है, नो इम्पैक्ट। ये 42 ये करेक्ट है ना? पता नहीं है सही या नहीं आंसर, वो तो बात की बात है, लेकिन आंसर वैसे सही है, मतलब आंसर वही लिखा हुआ है।
अच्छा, क्विक एंड करंट रेशो 41 पे आए। अच्छा, तो फिर ये गलती होगा नीचे वाला। क्विक रेशो, क्विक एंड करंट रेशो ऑफ अ बिजनेस एज ऑन 31 दिसंबर वर, क्विक रेशो 1:1 है, करंट रेशो 1.25:1 है। इफ इन्वेंट्रीज एट दैट डेट अमाउंटेड टू 45 देन करंट लायबिलिटीज वर। अब ये बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है, ये मैंने एमसीक्यू दिया नहीं था टेस्ट में इस दफ़ा। हो हाँ जी। अब मुझे बताओ जी कि इसके अंदर ना मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है थोड़ी सी। इंट्रो के अंदर शायद आपने पढ़ी हो या क्यूएम के अंदर पढ़ी हो। देखें जी, वो कहता है कोई एक, देखो इन्वेंट्रीज कहाँ पे पड़ी होंगी, क्विक रेशो में या करंट रेशो में? इसका मतलब अगर मैं यूं कहूं कि 125/100 और दूसरी तरफ है 100/100, तो दोनों में फ़र्क कितना है? ठीक है जी, ये इन्वेंट्रीज हो सकती हैं। अब इस तरह से कोई मिसिंग फिगर लेकर चलना था आपने, ठीक है ना। एक तो मुझे इसने परेशान कर दिया, ये क्विक करंट नीचे 2 आ रहे हैं, ठीक है, पॉज करें ज़रा। अच्छा जी, रह गया अब 10 मिनट ब्रेक में, तो इसको हम बाद में देखते हैं एमसीक्यूज़ को। मैं मशवरा मान लेता हूँ, बच्चों की बेइज्जती की थी मैंने थोड़ी सी, थ्योरी को पढ़ लेते हैं। लेकिन पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे एंड वाली, स्टार्ट वाली मैं फिर भी नहीं पढ़ाऊँगा, आधी बात आपकी मानूंगा आधी। अभी फिर नमाज के बाद मिलते हैं ना, तो एमसीक्यूज़ को मैं उन्हें कहता हूँ ज़रा पिछला मुझे वॉल्यूम दिखा दें या फिर पेपर दिखा दें, मसला कहाँ पर आया है। अच्छा जी, विंडो में खड़े होकर ड्रेसिंग करना है जी। ले जी, अदर एस्पेक्ट्स जो हैं, ये सफ़े हमने 2 पढ़ने हैं। पेज नंबर है जी 780, ये रहते हैं हमारे 2 सफ़े, और स्टार्ट वाले 2 सफ़े रहते हैं, दरमियान वाले सारे पढ़ लिए। अजीब ही सूरत हाल है, सिर को नहीं, पैर को नहीं, ताड़ सारा चल रहे हैं जी। इम्पैक्ट ऑफ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस ऑन रेशोज, ये हमने प्रैक्टिकली कर लिया था, शायद हमने मैं पढ़ भी लिया था यहाँ से, ठीक है। तो इसके अलावा भी कुछ अदर एस्पेक्ट्स थे यहाँ पर जो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे ये 3 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट थी। इन 3 लाइनों की बेस पर किस एमसीक्यूज कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं? इन 3 लाइनों की बेस के ऊपर बहुत सारे एमसीक्यूज होते हैं। इन 2 बच्चों को बताओ जिन्होंने किए हैं, जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है, बाकियों को तो अभी तक मिली नहीं। अभी करेंगे सवाल नमाज के बाद आके, तो देखते हैं। या फिर हो सकता है रेशो थ्योरी इसकी और एमसीक्यू कैश फ्लो के, कुछ भी हो सकता है, सरप्राइज होगा। नमाज के बाद आना ज़रूर है, थोड़ी हिम्मत करके हैं, बस मगरिब तक आज पढ़ना, उसके बाद फिर कल फिर परसों, बस फिर नहीं 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 नहीं, मंडे को तो फिर सीएमए वाले आ रहे हैं पूरा दिन। हाँ जी, अच्छा कल नहीं ख़त्म हो सकता, कल नहीं ख़त्म हो सकता, नहीं हो सकता ख़त्म, नहीं हो सकता भाई, सारा दिन लग ही नहीं सकता। सुबह 7 बजे से 12 बजे तक R2 वाले हैं, तो 12 से 9 बजे तक कर लूँ तो क्या मैं तैयारी क्या करके आऊँगा? अभी मैं जाऊँगा मगरिब के बाद, तो जितनी हो जाएगी तैयारी बस वही। भाईजान आपसे मैंने कहा है कि आप बताएं मुझे, परसों दुआ करें हो जाए आपका ख़त्म। नहीं ना, उम्मीद कल की ही है, लेकिन मैंने प्रोविज़न रखनी है कि अगर ना हो सका तो मैं तसल्ली से कुछ चीज़ें देख लूँगा, उसके बाद परसों थोड़ी देर बुला के फाइनल कर देंगे। संडे में खुला टाइम होगा, वैसे भी होना भी नहीं चाहिए। अच्छा जी, अब इसी तरह से जैसे ये इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा थी, सवाल भी 2 आपने देखे आई कैप के ही सवाल थे, फिर एमसीक्यू इससे हो रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने याद रखना है। समझा मैं देता हूँ आपको, लेकिन आपने इनको बस इनकी मेन हेडिंग और एक आधी लाइन इस पे लिख सको, बस इस हद तक याद रखना है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहली बात, चलो वन बाय वन पढ़ते जाते। रेशियो एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू कंपेयर इन्फॉर्मेशन टेकन फ्रॉम, एक बड़ा फ़ायदा जो है ना इसका, वैसे मैं आपको ज़बानी बताऊँ अगर, एक बड़ा फ़ायदा वो ये है कि एक कंपनी है जो कि टोटल मतलब 50 लाख से शुरू हुआ बिज़नेस है, छोटा सा उन्होंने प्लांट लगाया हुआ है, और वो भी टेक्सटाइल का काम कर रहे हैं,
और एक कंपनी ऐसी है जिसने बहुत बड़ा प्लांट लगाया हुआ है, वो 50 करोड़ का लगाया हुआ है उन्होंने। अब कहाँ 50 लाख वाली कंपनी और कहाँ 50 करोड़ वाली कंपनी, लेकिन दोनों ही धागा बना रही हैं मिसाल के तौर पे। तो रेशो एनालिसिस आपको एनेबल कर देता है कि आप इन दोनों की प्रॉफिटेबिलिटी को भी कंपेयर कर सकें। कितना फ़र्क था, ठीक है। वैसे देखेंगे तो सेल कहाँ, बड़ी कंपनी की कहाँ सेल होगी, इनकी कहाँ सेल, उनके एक्सपेंसेस कहाँ पहुँचेंगे, इनके कहाँ पे। लेकिन रेशो एनालिसिस जो है वो आपको इनके ऊपर, इनके दरमियान में भी कंपैरिजन करने के काबिल बना देता है, ठीक है। तो ये इसका एक फ़ायदा है, यूज़फुलनेस है, ठीक है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। चीज़ों के फ़ायदे होते हैं तो उनके कुछ लिमिटेशंस भी हुआ करते हैं। तो इनकी लिमिटेशंस में सबसे पहली चीज़ क्या आती है, डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज़ करती हैं, और इस पर इजाज़त भी है। अगर आपको IS2 ने कहा है कि आप NRV या कॉस्ट उसमें FIFO या FCO पे रख सकते हैं, तो मर्जी है अब जब हमारी, तो एक ने FIFO पे रखा हुआ है, दूसरे ने FCO पे रखा हुआ है। अब आपको पता है इन दोनों के चेंज होने से स्टॉक बदल जाता है, स्टॉक बदलता है तो प्रॉफिट बदलता है, प्रॉफिट बदलता है तो कैसे कह सकते हैं कि FIFO और FCO वाला कंपेरेबल है। उसमें एक फ़र्क तो ये भी पड़ गया। तो एक बहुत बड़ा मसला क्या होता है, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का यूज़ होना। एक और मसला वो ये होता है कि जो हो चुका है हम उसकी बेस पर ये डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन चुकी हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन चुकी हैं, हिस्टोरिकल डाटा है, उसकी बेस के ऊपर हम प्लानिंग करने जा रहे हैं फ्यूचर की। रिस्क तो है, लेकिन अब क्या करें। ये लिमिटेशंस का मतलब ये होता है कि जी ये सब मसाइल के बावजूद ये बहुत अच्छा यूजफुल टूल है। इन्होंने पहला मसला क्या बताया, अकाउंटिंग पॉलिसी डिफरेंट है तो कंपैरिजन में मसला आएगा दो कंपनीज के, लेकिन क्या करें फिर भी एक बहुत अच्छा टूल है। ऐसे ही हिस्टोरिकल डाटा की बेस पर डिसीजन मेकिंग करनी है, हाँ ठीक है, अब क्या करें, उसके अलावा और कोई हल भी तो नहीं है। चलो वही लिमिटेशन तो है, लेकिन फिर भी एक अच्छा टूल है। ऐसे ही मिसाल के तौर पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कोई गलती हुई पड़ी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मिस्टेक है, तो वही मिस्टेक आपकी रेशोज में भी है। अब ये भी एक लिमिटेशन है। ऐसी को 3-4 लिमिटेशन इन्होंने लिखने की कोशिश की हुई है, यहां से पढ़ के देखते हैं, ठीक है। Ratio analysis can be used to compare information taken from financial statements to gain an analytical understanding of the results, financial position and cash flow of a business. This analysis is a useful tool especially for an outsider such as supplier, lender or investor. ये उन्होंने थोड़ा सा बताया कि जी हम रेशो के एनालिसिस ये सब कुछ रेशोज कर देती हैं चीफ, ठीक है, ये हो सकता है। However, there are a number of limitations of ratio analysis which are given below. All the information used in ratio analysis is derived from actual historical results. This does not mean that the same results will carry forward into the future. तो अब याद रखने के लिए ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है हिस्टोरिकल, ताकि आपको याद रह जाए, ठीक है। However, you can use ratio analysis on pro forma information and compare it to historical result for pro forma। क्या मतलब होता है जी? Forecasted, very good, forecast for हो लेजेंड हो जी। मतलब आप इस करंट डाटा की बेस के ऊपर आप फोरकास्टिंग कर लें, इतनी महंगाई होगी, ये सब कुछ होगा, कुछ चीज़ें ऐड कर लें, बजट बना लें जैसे होता है, और उसकी बेस पर, ठीक है, चल सकते हैं आप। हाउएवर यू कैन यूज रेशियो एनालिसिस ऑन फोरकास्टेड इन्फॉर्मेशन एंड कंपेयर इट विद। आप पहले क्या करें, आप एक बजट बना लें, उसके ऊपर इन रेशियोज को कैलकुलेट कर लें और उसको फिर आप हिस्टोरिकल देख लें अगर देखना ही चाहें तो। बहरहाल ये एक लिमिटेशन है हिस्टोरिकल डाटा। दूसरा, इंफॉर्मेशन ऑन द इनकम स्टेटमेंट इज स्टेटेड इन करंट कॉस्ट और क्लोज टू इट, whereas many elements of financial statements are stated as historical cost, which could vary substantially from current cost. This disparity can result in unusual ratio results. ये तो आपने पहले भी कहीं पढ़ा था कि ज़्यादातर चीज़ें P&L के अंदर हिस्टोरिकल कॉस्ट के अंदर एसेट अंडर स्टेटेड होते हैं और प्रॉफिट्स जो हैं वो ओवर स्टेटेड होते हैं। तो ये एक मसला भी तो रेशो के अंदर आ जाता है। अब रेशो के अंदर आपकी रेशोज़ कैसी नज़र आ रही होंगी, थोड़े से एसेट्स इतना ज़्यादा प्रॉफिट नज़र आ रहा होगा, हालांकि वैसे फिगर्स फ़र्क तो होगा ना, ठीक है। बहरहाल एक लिमिटेशन है। ये लिमिटेशन का मतलब ये कतन नहीं है कि रेशो एनालिसिस जो बिल्कुल फारिग हो गया, ठीक है। उसके बाद द रेट ऑफ इन्फ्लेशन हैज़ चेंज्ड इन एनी ऑफ द पीरियड अंडर रिव्यू। इफ़ द रेट ऑफ इन्फ्लेशन हैज़ चेंज्ड, this can mean that numbers are not comparable across period. For example, if inflation rate was 100%, 1 year sale would appear to have been doubled. ये बात समझ आती है कि आपकी 2020 के अंदर सेल नज़र आ रही है 100 रुपये की, 2019 में सेल नज़र आ रही है आपकी 50 रुपये की।
अब आपने जब डीप डाउन जाके एनालाइज किया तो पता लगा कि जितने यूनिट्स पहले बेचे थे उतने ही बिके हैं, बस पहले 5 रुपये वाली चीज़ थी, अब महंगाई की वजह से वो 10 रुपये की हो गई है। अब बताओ, इन्फ्लेशन जब इन्वॉल्व हो जाती है तो कंपैरिजन करते हुए आप तो कहेंगे वाह जी वाह, वाह जी वाह, सेल्स तो बढ़ गई। हॉरिजॉन्टल, इसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। क्या कहते हैं? साथ साथ वो पहला सफा भी तैयार कराऊँ ना, अब वो पढ़ाना है ना अभी 5 मिनट में, ठीक है, लेकिन नमाज के बाद जी। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। और जो आप कर रहे थे रेशोस के अंदर, वो भी वो ऐसे नेट प्रॉफिट ओवर सेल, ये क्या कहते हैं जी? ये वर्टिकल एनालिसिस है। इस तरह से होगा वर्टिकल एनालिसिस, ठीक है। तो बस यही है और कुछ नहीं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में भी, ठीक है। तो वो कहता है अगर इन्फ्लेशन इन्वॉल्व हो जाती है तो भाई ये तो डिस्टॉर्ट कर ही देगी आपके रिजल्ट्स को, इसका मसला होता है, ठीक है। फिर एग्रीगेटेड डिफरेंटली इन the information in a financial statement line item that you are using for a ratio analysis may have been aggregated differently in the past, so that running the ratio analysis on a trend line does not compare the same information through the, ये जो हम कहते थे कंसिस्टेंसी रखो प्रेजेंटेशन में भी, वो चीज़ों को अगर पिछले साल के अंदर मिसाल के तौर पे जो है वो हम डेटर्स को शो करते थे, ग्रॉस अलग शो करते थे, प्रोविजन को हो सकता है इस दफ़ा नेट करने से उसकी फिगर जो है उस तरह से कंपेरेबल ही ना रह रही हो, डेटर को डेटर से कंपेयर, यानी कि ग्रॉसिंग एग्रीगेटिंग डिफरेंटली अगर पास में चल रही थी, इकट्ठा करके हम मिसाल के तौर पर, या और आसान करता हूँ मिसाल को, हमने IAS8 के अंदर एग्जाम्पल पढ़ी थी कि हम जो है वो पहले डेप्रीसिएशन को फेंकते थे एडमिन में, अब हम डेप्रीसिएशन को फेंक रहे हैं जी सेलिंग में और कॉस्ट ऑफ सेल में और एडमिन में, तीनों में। अब अगर आपने एग्रीगेशन चेंज कर दी है किसी एक्सपेंस की, तो पिछले साल की निस्बत इस साल में उसका कंपैरिजन नहीं रहेगा। इंपॉर्टेंट बहुत है ये लिमिटेशंस, ये 2 से 3 बार पूछ चुका है, 2-3 बार आई कैप, ठीक है, 3 से 4 नंबर के लिए, बल्कि एक बात उससे भी ज़्यादा का पूछा हुआ है, 5-6 नंबर का भी पूछा हुआ है। सिर्फ इतनी बातें याद रख लें जो यहाँ पे मैंने बोल्ड की हुई हैं, ठीक है, बाकी सिर्फ पढ़ लेना है। डिफरेंट कंपनीज इन सिमिलर इंडस्ट्री में हैव डिफरेंट पॉलिसीज, वही वाली बात, जिसकी वजह से इनके दरमियान में फ़र्क आया था। फॉर रिकॉर्डिंग सेम अकाउंटिंग, दिस मीन्स दैट कंपेयरिंग द रेशियो रिजल्ट ऑफ डिफरेंट कंपनीज मे बी लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। फॉर एग्जांपल, वन कंपनी माइट बी यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस वाइल अदर इज यूजिंग स्ट्रेट लाइन। डिफरेंट है तो डिफरेंट, अब क्या हो सकता है, ठीक है। You need to place ratio analysis in the context of general business environment. For example, 60 days of sale outstanding for receivable might be considered poor in a period of rapidly growing sales, but might be excellent during an economic contraction which customers are in severe। वो कहता है कि जी मिसाल के तौर पे आप पिछले साल को इस साल से कंपेयर करें, पिछले साल तो 2020 तक कोरोना आया हुआ था, आप उसको इस साल से कंपेयर करते हैं तो आप कहते हैं कि जी उधर तो हालात ही कोई नहीं थे, तो वहाँ पर डेटर आ रहे हैं और यहाँ पे 30 आ रहे हैं, तो आप कहें कि जी आपने तो बड़ा इंप्रूव किया। या 19 से 20 को कंपेयर करते हैं और कहते हैं 19 के अंदर डेटर डेज सिर्फ 25 दिन थे और 60 दिन हो गए हैं, बड़ा मसला ख़राब हो गया। अभी ख़राब नहीं हुआ, हालात ख़राब हो गए हैं। तो रेशियो एनालिसिस जो है वो सिर्फ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को देख रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट को नहीं देख रहा ओवरऑल। ये भी एक लिमिटेशन है इसकी। कहीं किसी रेशियो के अंदर ये इस चीज़ को तो नहीं कैटर किया गया था कि जी इकोनॉमी के हालात क्या थे। ये आवाज़ मिस हो रही है भाई, ठीक है। कभी ऐसा तो नहीं हुआ था कि आपने देखा हो कि रेशो एनालिसिस ने कहा हो कि जी हालात क्या चल रहे हैं जिस वजह से रेशो ऊपर नीचे हुई है, वो हालात तो हम बताते थे, ये हुआ होगा वो हुआ होगा, रेशो एनालिसिस ने तो नहीं देखा था, ठीक है। उसके बाद it can be quite difficult to ascertain the reason for the result of a ratio. For example, acid test ratio of 2:1 might appear to be excellent until you can realize that company just sold a large number of its stock to bolster its cash position. A more delayed analysis might reveal that the acid test will only temporarily be at the level at, वो कहता है कि जी थोड़ा सा रीज़न एसरटेन करना मुश्किल होता है। याद है ना मैंने कहा था मे के साथ हम करेंगे, वो अब सारी बातें हमें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख कर नहीं पता लग रही होती ना, उस जो चीज़ें सामने पड़ी हैं बस वही पड़ी हैं। अब वो अक्सर ऐसा होता है कि इसको इंटरप्रेट करना काफ़ी मुश्किल हो रहा होता है, एसरटेन करना रीज़न क्या है ज़रा मुश्किल लग रहा होता है हमें, ठीक है। और it can be difficult to interpret a ratio analysis comparing between two companies that are pursuing different strategies. For example, one company might be following a low cost strategy, so willing to accept lower gross margin, or conversely a company in the same industry is focusing on high customer service strategy. वो कहता है कि जी इनकी अपनी स्ट्रेटजीज भी डिफरेंट हो सकती हैं। जैसे कोई कंपनी कहती है कि लो कॉस्ट रख के जो है वो लो प्राइस के ऊपर बेचो, उसी इंडस्ट्री के अंदर दूसरी कंपनी जो है वो प्रीमियम क्वालिटी बनाकर और हाई प्राइस और दूसरे कस्टमर को टारगेट कर रही है, तो ये भी एक चेंज है, ठीक है। तो नहीं लिखा आई कैप ने, वैसे एक लिमिटेशन आप मेरी तरफ से ये भी ऐड कर लें, ठीक है,
कि अगर मिस्टेक है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में तो उससे डिराइव होने वाली रेशोज़ भी गलत ही होंगी, ये भी एक लिमिटेशन हो सकती है, ठीक है। विंडो ड्रेसिंग क्या है भाई? विंडो ड्रेसिंग ये नहीं है कि आप शीशे के सामने खड़े होकर आपने ड्रेसिंग कर रहे हैं। विंडो ड्रेसिंग का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पे साल के करीब आकर आपने कहा रेशो बेहतर होनी चाहिए बैलेंस शीट के अंदर, करंट रेशो, तो आपने कहा उधार दबा के उधार दो, उधार के ऊपर चीज़ें बेचो। अब एंट्रीज होती गई डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, यानी कि जो साल के बाद वाले ऑर्डर्स थे खींच तान के उनको भी आप 2-3 पहले वाले को इस साल के अंदर ले आए ताकि आप ईयर एंड के ऊपर फेवरेबल रिजल्ट शो कर सकें। इसको कहते हैं विंडो ड्रेसिंग, सादा बात, ठीक है ना। मैं और मिसाल आसान करता हूँ, जैसे कंपनीज एक्ट ने FA2 में पढ़ोगे जाकर, अब उनको कहा हुआ है कि आपने अगर किसी रिश्तेदार से कोई पैसे रिसीवेबल रखे हुए हैं तो आपने उसका बैलेंस बताना है कि कितना है। और फिर पता था कंपनीज एक्ट को भी, उसने कहा ये नहीं कि सिर्फ ईयर एंड वाला बताओ, बल्कि पूरे साल में हर महीने का क्लोजिंग निकालो और जो किसी भी महीने के अंदर सबसे हाईएस्ट था वो बताओ। वजह क्या है? मिसाल के तौर पे उमैर भाई हैं, इनको मैंने कहा यार तुम उधार बहुत लेते हो, आज के बाद तुम्हारे उधारों पे मैं खुद नज़र रखूँगा, ख़बरदार तुमने किसी से उधार लिया तो, और मैं हर महीने के एंड पर तुम्हारे सारे दोस्तों से पूछूंगा कि तुमने उधार लिया हुआ कितना लिया हुआ कितना नहीं। अब हर महीने के एंड होने से थोड़ा सा पहले उमैर अपने सारे दोस्तों को उधार वापस करता है और फिर महीना ख़त्म होते ही, अगले महीना शुरू होते ही दोबारा जाके उनसे उधार ले लेते हैं। अब ये क्या कर रहा है? विंडो ड्रेसिंग कर रहा है कि ईयर एंड के ऊपर इसने जो पैसे बाद में इसने देने थे वो खींच तान के अभी करके कहीं से इसने पकड़ा दिए, ठीक है। और मतलब बेसिकली क्या है, आपकी ईयर एंड के बाद वाली ट्रांजैक्शंस को आपने फेवरेबल करने के लिए खींचा हुआ है अपने साल में, तो ये आपकी रेशोज़ के अंदर तो आ गई ना। तो विंडो ड्रेसिंग क्या है? वन शुड ऑल्सो बी केयरफुल ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिसेस लाइक विंडो ड्रेसिंग while interpreting the financial ratio. Window dressing is the adaptation of the rules and practices to present financial statements in a way that business situation appears better than it actually is. ठीक है? This manipulation in financial statements, this manipulates financial statements and misleads the users of financial statements. Some of the ways in financial statements may be manipulated included delay in paying suppliers so that period and cash balance appears higher. यूजिंग लोअर एस्टीमेट फॉर अलाउंस ऑफ डाउटफुल डेट, पता है 10% भागेंगे 5% कर दो यार, है जी। कैपिटलाइज स्मॉलर एक्सपेंडिचर दैट वुड नॉर्मली बी चार्ज टू एक्सपेंस टू इंक्रीज रिपोर्टेड प्रॉफिट्स, ऑफर कस्टमर्स एन अर्ली शिपमेंट डिस्काउंट। अर्ली शिपमेंट ईयर एंड के बाद सेल थी, ये मैंने एक मिसाल दी ना, ठीक है। उन्होंने कहा कि आप जल्दी करें, आपको हम 5% डिस्काउंट दे देंगे, अभी 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 मंगवा लें 31 दिसंबर से पहले 31/12, है जी, उससे पहले जी। तो ऑफर कस्टमर एन अर्ली शिपमेंट डिस्काउंट देयर बाय एक्सेलरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम अ फ्यूचर पीरियड इनटू करंट पीरियड, वहां वाला इधर खींच लिया रेवेन्यू, ठीक है। लोअर डेप्शन एक्सपेंस बाय यूजिंग हायर यूजफुल लाइफ और रेजिडुअल वैल्यूज एटसेट्रा, ठीक है। तो इस तरह की आप मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, ये विंडो ड्रेसिंग है, ठीक है जी। नमाज के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह, इस पार्ट को ही जारी रखिए, ठीक है जी बेटा। पार्ट 3 हमारा कंटिन्यूड है। जी आखिरी सफ़े 2 हो गए, पहले सफ़े पे आ जाएं, इसके MCQs करते हैं क्विकली, फिर छुट्टी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए उन्होंने पहले ये बताया कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के यूज़र्स और उनकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नीड्स, थोड़ी सी बात इसके ऊपर भी की गई है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आइडेंटिफाइज एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, बल्कि सिर्फ इन्वेस्टर्स की बात कर लें तो इन्वेस्टर्स, लेंडर्स और अदर क्रेडिटर्स जो होते हैं वो प्राइमरी यूज़र्स होते हैं जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। जनरल, ये जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं ना जी, पेज पहला ये है 767, ठीक है। ये जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं ना जी, ये जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। फ्रेमवर्क में हमने पढ़ा था कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो होती हैं, ये उन यूज़र्स के लिए होती हैं, शायद नहीं पढ़ा था, मैंने बताया होगा, FA2 में बहरहाल बच्चों को पढ़ाया जाता है। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब ये होता है कि ये उन लोगों के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो अपने लिए खुद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बना सकते। जैसे आप किसी बैंक से लोन लेने जाएंगे तो वो कहेंगे भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दें, आप बना के देंगे, वो बनवा लेते हैं।
जैसे आप IPO करेंगे, कोई शेयर्स नए इशू करेंगे, तो SCP कहता है अपनी ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट साथ लगाएं, वो बनवा लेंगे। लेकिन जो मैं और आप हैं, जैसे अगर हमने कोई डिसीजन मेकिंग करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेस पर, तो हमारे पास में नहीं है कि हम वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खुद बनवा सकें, तो हमारे लिए ये बन रही होती हैं जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि नॉर्मली तो फ्रेमवर्क कहता है इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, करंट भी हो सकते हैं, लेंडर्स जो करना चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। मैं और आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, रेशोज देख रहे हैं, तो हम पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं। और जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी मौजूद हैं, किसी बैंक ने लोन दिया हुआ लंबे अरसे के लिए, या जो वहाँ के शेयर होल्डर्स हैं वो ऑलरेडी इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। और अदर क्रेडिटर्स जो हैं वो प्राइमरी यूजर्स हैं जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और पार्टीज, रेगुलेटर्स, SECP हो गया, या मेंबर्स में ऑल्सो फाइंड जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अदर पार्टीज, कोई मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स भी जो, वो भी इसमें आ सकते हैं, वो भी जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स हो सकते हैं। फिर मैनेजमेंट भी एक यूज़र होती है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की, ठीक है। लेकिन हाउएवर मैनेजमेंट नीड नॉट रिलाई ऑन जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बिकॉज इट इज़ एबल टू ऑब्टेन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इट नीड्स इंटरनली। वो तो अंदर की बात भी उनको पता होती है, बहरहाल यूज़र वो भी हो सकते हैं। ऑल दीज ग्रुप्स आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, financial performance, financial position and cash flows of entities. Some users are mainly interested in performance and profitability, while others may be more interested in liquidity, gearing and other. यानी अपने अपने हिसाब से है, ठीक है। अब ये जो टेबल है ना, ये आपने रीड ऑनली करना है, लेकिन है इम्पॉर्टेंट। इसकी तरह से इसको यूज़ करते हुए सवाल भी बना सकता है वो, इसी को ही पूछ ले, किसी MCQ में पूछ ले, या जैसे आपने देखा था, वो एक सवाल हमने देखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि ज़रा बताएं SLTL था गालिबन, कौन बेटर है। नीचे उन्होंने यूँ लिख दिया था, जो ज़्यादा टाइम दे रहा है, जिनकी लिक्विडिटी बेहतर है, इस तरह की बातें कर दी थी। तो इस तरह से ये भी टेस्ट कर सकता है। तो यूज़र अगर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है तो उसकी नीड क्या है, उसने डिसाइड करना है वेदर टू कंटिन्यू टू होल्ड शेयर्स और टू सेल देम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेगा, हालात भाई बिगड़ रहे हैं, बेच दो, ठीक है। और वो किस रेशो में इंटरेस्टेड होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ के अंदर, GP रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल इन्वेस्टर सोच रहे हैं हम दोनों इन्वेस्टमेंट करने के लिए, नीड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटीज प्रॉफिटेबिलिटी एंड probably also information about whether or not entities manage efficiently. वर्किंग कैपिटल में भी हम इंटरेस्टेड होंगे, सही एफिशिएंटली मैनेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एसेट टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल रेशियो, ये सब देख रहे होंगे, ठीक है। लेंडर कोई बैंक वगैरह है, तो वो ये जानना चाहेंगे कि हमारा असल पैसा ये ना डूबे और हमारा जो इंटरेस्ट है वो आता रहे, नीड, ठीक है। नीड्स टू नो वेदर इट विल रिसीव इंटरेस्ट पेमेंट व्हेन दीज आर ड्यू एंड वेदर द मनी दैट इट लेंड्स विल इवेंचुअली बी रीपेड। वो क्या देखेंगे, वर्किंग कैपिटल, लिक्विडिटी देखेंगे, गियरिंग भी देखेंगे। लिक्विडिटी के अंदर गियरिंग वगैरह, इंटरेस्ट कवर वगैरह। गियरिंग रेशो हमारी होती है डेट इक्विटी रेशो, लिवरेज रेशो। गियरिंग कितना डेट ऑलरेडी उन्होंने ले रखा है, नया लोन देने वाला ये सोचेगा, गियरिंग रेशो का नाम था। क्रेडिटर अगर है तो उसने क्या देखना होता है, उसने ये देखना होता है कि ये करंटली इनके पास इतने पैसे मौजूद हैं करंट एसेट में, करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए, कि मैं अगर इनको उधार पे चीज़ें दूँ तो मुझे पैसे मिल जाएंगे या नहीं मिल जाएंगे। तो क्रेडिटर has to decide appropriate credit limit and credit period in order to ensure that amount due will be collected eventually. वो working capital और liquidity ratios को normally देख रहा होगा। Employees भी interested होते हैं जी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। फेयर वेजेस हमें मिल रही हैं नहीं मिल रही, एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, बोनस लिंक्ड विद प्रॉफिटेबिलिटी या प्रोडक्टिविटी, और वेदर और नॉट एंटी विल बी एबल टू। वो ये कहता है कि अभी वो देख रहे हैं यार इतने प्रॉफिट्स हैं, आप हमें तो कुछ देते ही नहीं है, ये भी देख रहे होते हैं। फिर ये भी देख रहे होते हैं कि अगर कंपनी जो है वो मतलब सस्टेनेबिलिटी है उसके अंदर, तो लंबे अरसे के लिए वो यहाँ पे उनकी एम्प्लॉयमेंट सिक्योर है, वो लंबे अरसे के लिए यहाँ रह सकते हैं, वो भी इंटरेस्टेड है। तो वो किस रेशो को देख रहे होंगे, वो प्रॉफिट मार्जिन को देखेंगे, एसेट टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल रेशोज को देख रहे होंगे, ठीक है। और मैनेजमेंट तो जो है वो सारी रेशोज को देखेगी, और मैनेजमेंट परफॉर्म करती है फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, प्लानिंग और of a future based on the past and present and controlling budgets. As a decision maker, the management also needs to understand perspective of inspectors, investors, lenders, creditors and other, यानी इन्होंने सब कुछ ही देखना होता है। तो ये सारे रेशोज़ के अंदर ही इंटरेस्टेड होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है, ये टेस्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, याद तो क्या करना है, इसको बस पढ़ लिया एक बार, आपके दिमाग के अंदर ये बातें आ गई हैं। जब भी इधर आएँ पहले 2 सफ़े इसके पढ़ने हैं, आखिरी 2 सफ़े इसके पढ़ने हैं, बल्कि पहले 2 भी नहीं, अगला तो सिर्फ बताना है आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होता क्या है, ठीक है ना। तो पहला सफ़ा देख लें और आखिरी 2 सफ़े देख लें जिनको आपने पढ़ना होगा।
बाकी तो बीच वाली रेशो सारी की सारी आखिरी 4 सफ़ों के ऊपर हमने डाली हुई हैं, वो तो हम वहीं से ही करते हैं। 3 तरह के सवाल इसमें से आते हैं, या वो आपसे रेशोज निकलवा के इंटरप्रिटेशन करवा लेगा, अपने करंट ईयर या अपने प्रीवियस ईयर या इंडस्ट्री से कंपेयर करवा लेगा, या इंटरप्रिटेशन मांग लेता है रेशोज निकलवा के, या आपसे रीजंस ऑफ हाई लो मांग लेता है, या फिर तीसरी किस्म का वो एपी वैक और जो मैंने टेस्ट में दिया था वो इंक्रीज डिक्रीज मांग लेता है। सर्टन वही जो हम अभी आखिरी से पढ़ के आ रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ सर्टन ट्रांजैक्शन ऑन रेशियोज, वो ये 3 तरह की सवाल है, चौथा तो कोई है नहीं, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट टेबल था। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर ही हॉरिजॉन्टल एनालिसिस आता है, वर्टिकल एनालिसिस आता है, और तीसरा रेशियो एनालिसिस है। तो बेसिकली हमने एक चीज़ पढ़ी थी, बाकी दो भी असल में उसी में ही कवर कर लेते हैं, उसी के साथ साथ ही चल रहे होते हैं। नाम से जैसे जाहिर हो रहा है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का मतलब होता है जैसे 2020 की सेल्स हैं 525 रुपये की और 2019 की सेल्स थी 475 रुपये, तो ये जो इंक्रीज़ है कितना है? अब आपने ये नहीं कहना कि ₹50 की सेल बढ़ गई, बल्कि आपने परसेंटेज लेनी है। और परसेंटेज जब लेनी है तो मुझे ये बताएं कि आपकी उम्र 2019 के अंदर 21 साल थी, अब 22 हो गई, तो ये जो 1 साल का इंक्रीज़ आया है, इसमें बेस ईयर आप क्या बनाओगे? आप 22 साल से 1 साल बड़े होकर 21 साल के हो गए हैं। 22 साल के हुए हैं 1 साल बढ़ के, तो क्या 21 से बढ़ के 22 के हुए हैं या 22 से बढ़ के 21 के हुए हैं? तो जब आपने इंक्रीज लेना है तो बेस किसको बनाना है? प्रीवियस ईयर को। बेस किसको बनाना है? प्रीवियस ईयर को। ये बात समझ आई है? आपकी उम्र 1 साल बढ़ी है, कहां से 1 साल बढ़ के 22 हुई है? 22 से बढ़ के हुई है, 21 से बढ़ के 22 के हुए ना। ऐसे ही आपकी सेल्स 50 रुपए बढ़ी है, किस से बढ़ी है? 50 रुपए, 475 से 50 बढ़ के यहाँ। ये तो अगर परसेंटेज लेनी है तो 50 को डिवाइड करोगे, बेस ईयर किसको लेना है? हमेशा प्रीवियस ईयर को। तो आप यूं बताओगे कि हमारी रुपीज़ के अंदर सेल जो 50 बढ़ी है वो कितने परसेंट बढ़ी है? तो 475 इंटू 100 करो, क्या आता है आंसर? 10.552%। ठीक है जी। तो हम ये कहेंगे कि हमारी सेल्स जो हैं वो एज़ कंपेयर टू प्रीवियस ईयर हमारी सेल्स जो हैं वो 10% बढ़ी हैं। ठीक है, यूं नहीं कहना हमारी सेल पिछले साल से 50 रुपये बढ़ गई, नहीं, परसेंटेज में बताना है। ये है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ठीक है, पिछले साल से इस साल को कंपेयर करना है। और तरीका मैंने आपको सिखा दिया कैलकुलेशन का क्या है, कि आपने जो इंक्रीज या डिक्रीज लेना है उसको जब परसेंटेज निकालनी है तो ये नहीं कहना कि हम 1 साल बढ़ के, हम 22 से 1 साल बढ़ के 21 के हो गए, वो तो उलट बात कह रहे हैं। या 22 से 1 साल बढ़ के 22 के हो गए, ये तो कोई बात ना हुई। आपकी 1 साल उम्र बढ़ी है, लेकिन कहां से? 21 से। तो आप ये कहेंगे कि 21 साल के थे हम पिछले साल, 1 साल जो उम्र बढ़ी है हमारी वो 21 से 1 साल बढ़ के 22 पे पहुंची है। 50 की सेल जो हमारी बढ़ी है इस साल वो 475 से बढ़ के 525 पे पहुंची है, ये 50 का इंक्रीज। तो हमेशा बेस ईयर क्या लेना है आपने? प्रीवियस ईयर को। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। अब पढ़ के देखते हैं वो क्या कहता है। वो कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग अ कंपनीज पास्ट, करंट एंड प्रोजेक्टेड परफॉर्मेंस फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस. It allows analysts to identify trends by comparing ratios across multiple periods in a and statement types to allow analysts to measure liquidity, profitability, company wide efficiency and cash flows. वो बस आप क्या बताना क्या चाह रहा है कि मल्टीपल पीरियड्स के अंदर आपने जो कंपैरिजन करना होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो एनालिसिस है वो मल्टीपल पीरियड्स को, अक्रॉस पीरियड्स या कंपनीज को भी कंपेयर करता है। अब उसके अंदर ये 3 डिफरेंट टूल्स हैं। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस इज ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स। नंबर 1 हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, इसको ट्रेंड एनालिसिस भी कहते हैं। नंबर 2 वर्टिकल एनालिसिस, कॉमन साइज एनालिसिस दूसरा नाम है। एमसीक्यूज के लिए ये बातें सिर्फ अहम है इतनी सी, इसको ये भी कहते हैं, किसी फिल इन द ब्लैंक में डाल दे, बस पढ़ना बहुत आसान है। और तीसरा क्या है? तीसरा रेशियो एनालिसिस है, जो यहाँ से शुरू हुआ था और फिर चल सो चल यहाँ से पढ़ते गए और फिर आखिरी सफ़े के ऊपर हम
उसको समराइज़ करते गए और वहाँ से याद करते गए और ज़िंदगी अल्लाह ने हमारी आसान कर दी और ये सारी कहानी यहाँ पे ख़त्म हुई और यहाँ से आगे हम पढ़ चुके हैं। ये मैं नहीं पढ़ाने लगा क्योंकि ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ और यहाँ से पढ़ने का कहा भी नहीं हुआ आपको। एक बार कहा था पढ़ लेना बस उस वक्त, उसके बाद हम आखिरी सफ़े पे पहुँच चुके हुए हैं। ठीक है, तो 3 तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस 3 तरह के होते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और रेशो। ठीक है जी। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या है? मैंने जो अभी आपको बताया, देखें यहाँ पे क्या लिखता है, मैंने जो बताया वही बात है, तो फिर अच्छी बात है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज यूज्ड टू कंपेयर हिस्टोरिकल डाटा सच एज रेशियोज और लाइन आइटम्स। इवन रेशियोज को भी कंपेयर किया जा सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे ये तो बात होगी ना, ये इसको कहते हैं परसेंटेज ग्रोथ इन सेल। क्या मैंने कैलकुलेट किया यहाँ पर? इस नाम की तो रेशो थी कोई नहीं हमारी, तो चलो ये भी तो हो सकती है एक रेशो। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेट करके दिखाया आपको, परसेंटेज ग्रोथ इन सेल्स, परसेंटेज ग्रोथ इन सेल। अच्छा, डिक्लाइन भी हो सकता था, मतलब चेंज इन सेल कह लें, लेकिन मैंने ग्रोथ ज़रा दिखाई थी। ठीक है, अच्छा अब ऐसा कर लें, कॉस्ट ऑफ सेल्स को अज्यूम करें, यहाँ पे थी 225 रुपये और यहाँ पे है 350 रुपये। बताएं जी, आंसर बता दें। 250, यहाँ पर 220, 250 कर लें ज़रा, है थोड़ा सा, 275। अब जीपी रेशो निकालो ज़रा, जीपी रेशो निकालो। 21 की जीपी रेशो बताओ। 250 बटा 475 करना है, पता है ना। 52% कर लूँ और 22 की, अच्छा सॉरी ये तो 21-22 वो था, 19 की रेशो थी और 20 की रेशो बताओ। ये हमें परेशान कर रहे हैं जी, ये तो आपकी उम्र बताई थी जी। एक मिनट, इसको ज़रा और बढ़ा लेते हैं, इसको 240 कर लें और इसको 250 कर लें। थोड़ा सा मैं ज़रा चेंज दिखाना चाह रहा हूँ जी। ये पिछले वाला कितना हो गया? 235 और ये सही रखा है। अच्छा अब बोलो, बेटा 235 बटा 475 कैलकुलेटर 49%। ठीक है जी, और इसको 52%। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि एक तो ये है कि आप कहें क्या हमारी रेशो 49% से 52% होगी जीपी रेशो, लेकिन कभी ये नहीं कह देना कि हमारी जीपी रेशो जो है वो 3% बढ़ी है। ये नहीं तरीका। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस तो ये कहता है कि आप परसेंटेज ग्रोथ दिखाओ। 3% जो है ये 49% से बढ़ा है, इंटू 100 करो, आंसर क्या आता है? कितने परसेंट इंक्रीज आया जीपी रेशो में? असल तो ये बात है, ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है। बस ऐसे थोड़ी सी एग्जांपल्स दी हैं आपको कि आप सेल को भी कंपेयर करके परसेंटेज ग्रोथ या डिक्लाइन निकाल सकते हो। किसी रेशो के अंदर भी इंक्रीज डिक्रीज उसी तरह से, जितना इंक्रीज या डिक्रीज आया उसको पकड़ो, बेस को पिछले साल बनाओ, पिछले साल को बेस ईयर में, मतलब बेस ईयर को पिछले साल के अंदर डाटा डिवाइड कर दो, आपकी परसेंटेज ग्रोथ या डिक्लाइन आ जाएगी। ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है। वो नहीं माइक है अड्डा में शहबाज शरीफ जी। हॉरिजॉन्टल पिक्चर नहीं होती, पढ़ लें, ये सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ था। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज यूज्ड, घड़ी टिक टिक करती जा रही है, मैंने ये एमसीक्यूज करवाने हैं। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज यूज्ड, छुट्टी से पहले वैसे तो मैंने कैश फ्लो के भी करवाने थे, कैश फ्लो के आप करके आएंगे फिर। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज यूज्ड टू कंपेयर हिस्टोरिकल डाटा सच एज रेशियोज और लाइन आइटम्स। रेशियोज को भी कंपेयर कर सकते हैं, करके दिखाया आपको जीपी रेशियो को, और लाइन आइटम्स को भी कर सकते हैं ओवर अ नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड्स, 2, 3, 4 साल पकड़ लें और कंपेयर कर लें। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड ग्रोथ पैटर्न्स इन एंटिटीज परफॉर्मेंस ओवर अ नंबर ऑफ पीरियड। हाँ जी, क्या ट्रेंड चल रहा है जी? सेल तो हर दफा बढ़ती जा रही है, जीपी रेशियो इंप्रूव हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, ट्रेंड्स पता चलते हैं इससे। ठीक है, ये तो हम वैसे भी ये रेशियो के अंदर वैसे ही लेते थे। हमने क्या लाइन कही थी? छुट्टी करनी है, निकलना है, हाँ जाओ निकलो जी।
क्या क्या हम कहते होते थे रेशो निकालने के बाद कहते थे इट इज बेटर टू कंपेयर दीज रिजल्ट्स विद इंडस्ट्री एवरेज एंड एंटिटीज ओन परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स। तो ओन परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स क्या था, हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की बात कर रहे होते थे, पिछले साल से कंपेयर कर लें, ठीक है। पीरियड वाइज परसेंटेज चेंज इज कैलकुलेटेड दैट हेल्प्स इवैल्यूएट इंप्रूवमेंट ऑफ और डिक्लाइन इन एंटिटीज परफॉर्मेंस। दिस ऑल्सो मेक्स इट ईजियर टू कंपेयर ग्रोथ रेट्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी यूजिंग अमंग डिफरेंट एंटिटीज। तो कैसे निकालोगे जी, करंट ईयर अमाउंट माइनस बेस ईयर अमाउंट, 525 माइनस 475, उन्होंने जो फॉर्मूला लिखा हुआ कितना बनता है 50 डिवाइडेड बाय 475 बेस ईयर अमाउंट इनटू 100, ये मैंने निकाल के दिखाई थी आपको परसेंटेज, ठीक है। तो बस यही है आपका एक एग्जांपल आई कैप ने दे दी, इसी एग्जांपल के हिसाब से आई कैप ने सारी रेशोज भी आगे निकाली थी, लेकिन मैंने रेशोज और तरह से करवाई हैं। अब ये आपकी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की एग्जांपल है आई कैप की किताब की, है भी ऐसे ही 23 और 24। जरा एक दो कर लो, कैलकुलेटर निकालो, क्या करोगे, दोनों का डिफरेंस लोगे, कितना आता है दोनों का डिफरेंस सेल्स में 555 डिवाइडेड बाय बेस ईयर क्या है 3760 इंटू 100 करो 14.8%। और देख लो, ये देखो इन दोनों का डिफरेंस लो, बेस इस साल को बनाओ इंटू 100 करो, और -3 नहीं एक्सपेंस है, इंक्रीज आया उसमें, माइनस प्लस छोड़, ठीक है। आप यहाँ देखना इंक्रीज है डिक्रीज है, ठीक है। तो परसेंटेज 13.2, ओके डन। कोई और उठा लो, ये उठा लो, 10 से 15 पे गया है, 5 का इंक्रीज, 5/10 50%। ये कम वाला देखते हैं, 15 से 13 पे आया है, ये एक्सपेंस कम हुआ है, 2 रुपए से कम हुआ है। यहाँ निकालते हुए टेंशन नहीं लेनी, 2 रुपए डिफरेंस है, 2 डिवाइड बाय 15, 2 डिवाइड बाय 15 इंटू 100 13.3। लेकिन ये क्या है, इंक्रीज या डिक्रीज, माइनस दिखा दिया यहाँ पे। तो ये क्या हो रहा है जी, हॉरिजॉन्टल चेंज फ्रॉम 23 टू 24, ये है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। तो कहा था आपको 5 मिनट का काम है, लेकिन एनपीओ ने ऐसा परोड़ा हमें कि हमें कुछ इतना टाइम भी ना मिल पाया कि ये इतनी सी बात कर ले, था आसान काम। तो फिर आखिरी दिनों के लिए भी तो कुछ रखना होता है ना, बरकत के लिए कि आप आते रहें, ठीक है। अब ऐसे ही बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में भी ऐसे ही है, हमारा पीपीई 880 से 865 पे गया है, कम हुआ है, कितना कम हुआ है, डिफरेंस लो, बेस ईयर पिछला रख के, बेस ईयर जो है प्रीवियस ईयर, उसको डिवाइड करो, आंसर बताओ 1.7% से डिक्रीज आया। हंसो हंसो, आसान चीज देखे ना तो मुझे हंसी आती है, ठीक है। ये क्या है जी, ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है। अब अगर कभी सवाल में वो यूं कह दे कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस परफॉर्म करो, तो मुंह उठा के ना बैठे रहना, जिंदगी का आसान तरीन सवाल आपके पास आ गया है, आपको खुश होना चाहिए कि एक फॉर्मूला है और वो देगा आपको 2 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आप बस ऐसे ही, बल्कि आप तो ये भी ना लिखना पर्चे के अंदर, पर्चे में आ जाए कि 23 और 24 का हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कर दो, तो आप छलांगे लगाना पेपर के अंदर, ठीक है, और सिर्फ चेंज फ्रॉम 2023 करना, ठीक है, और फिगर्स बस लिख देना, सेल नहीं ना, इसीलिए तो 2 बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट बनाने बैठ जाना, ये तो कह रहा हूँ, लिखोगे सेल यार देखो पहले टाइम ज़्यादा है, बच्चों ने कहना फिर लेट, मैंने तो छोड़ना नहीं, पता है जी। सेल्स आपने लिखना है, सेल्स आगे ब्रैकेट में यूँ लिखना है 3760 माइनस 4315 डिवाइड बाई 3760 इंटू 100 और आगे आंसर। अब ये को 10-12 नंबर का सवाल होगा, उसके अंदर सिर्फ ये काम करना होगा, तो ये इसलिए देता ही नहीं है ठीक है, ओके। लेकिन आप इसको यूज जरूर कर सकते हैं अब से ऑनवर्ड्स अपने रेशियो एनालिसिस के अंदर। इंटरप्रिटेशन मांग ले, आपने 2 साल की रेशियो निकाली है, आप साथ ही अब ये काम भी कर दें, आपके सामने दोनों रेशियोज तो आ तो गई हैं, बस और नहीं कैलकुलेटर पे करें, शो नहीं करना कहीं। ये 2 रेशियोज आपने निकाली 19 और 20 की, आपको नजर आ रहा है कितना फर्क है, 3। आप 3/49 करके परसेंटेज लगाए और यूं लिखें कि जीपी रेशियो हैज इंक्रीज्ड बाय 6% ओवर द प्रीवियस ईयर। ये है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ये नहीं कहना इंक्रीज बाय 3%, ये गलत है, ये गलत होगा, इंक्रीज बाय 3%। सही चीज क्या है, तो ये काम की चीज ये सिखानी थी, ठीक है ना। बाकी तो ये नहीं पूछता इस तरह से, लेकिन इस टूल को यूज आपने जरूर कर लेना साथ ही। अगर इंटरप्रिटेशन मांगे, एक पॉइंट ही तो है, रेशियोज 2 निकली पड़ी हैं, ठीक है। और ये ट्रेंड एनालिसिस है, ये आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट दूसरी कंपनी से कंपेयर करके तो ये नहीं कह सकते आप पिछले साल से इस साल, अपने को ही कंपेयर करना है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस अपने ही पिछले साल से हो रहा होता है, ओके। हाँ, लेकिन वो हमारे अपने प्रीवियस ईयर की थी ना, तो बस फिर आप उसके अंदर एडिशनल एक काम ये भी कर सकते हैं,
उसमें मांगा क्या गया था? सिर्फ रेशियो निकालनी है, इंटरप्रिटेशन करनी है। जब इंटरप्रिटेशन आपने कर ली, इस वजह से इंक्रीज हुआ, इस वजह से हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो सबसे पहली लाइन ये लिख देनी चाहिए थी। जब दोनों रेशियोज आ गई ना, एक सवाल में गिवन थी 49, 52 आपने निकाली, तो आपने करना था 3/49 इंटू 100, 6%। तो आपने कहना था जीपी रेशियो हैज इंक्रीज बाय 6% ओवर द प्रीवियस ईयर, दिस मे बी ड्यू टू दिस 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 दिस। अल्लाह हाफिज, एक बात ऐड की है बस, और ठीक है, अल्लाह हाफिज का मतलब ये नहीं, मतलब उठने की तैयारी कर लेंदे हो, ठीक है। दिस इज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। कोई प्रॉब्लम है इसमें? अच्छा, अब देखो ये खत्म हुआ, आगे वर्टिकल एनालिसिस शुरू हो गया। ये उससे भी आसान है, क्योंकि ये आपने किया हुआ है। कैसे? जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाली थी, उनमें आप क्या करते थे? हर चीज को सेल की परसेंटेज के तौर पे लेते थे। कॉस्ट ऑफ सेल ओवर सेल, जीपी ओवर सेल, सेलिंग एक्सपेंस ओवर सेल, एडमिन एक्सपेंस ओवर सेल, पीबीआईटी ओवर सेल, पीबीटी ओवर सेल, टैक्स ओवर सेल, सारी चीजों को ओवर सेल कर दो, यानी कि सेल को पकड़ो और हर नीचे वाले आइटम को एज अ परसेंटेज ऑफ सेल बता दो। दिस इज वर्टिकल एनालिसिस। क्या है ये? एनी सारी गाली है, अब है ही नहीं, और मैं क्या करूं? अब कुछ मेरे रेशो पे जो टाइम था वो लग चुका है। ये तो वैसे ही मैंने कहा था, ऐसी कुछ चीजें हैं अब, ठीक है। पढ़ाता बाद में, पहले कैलकुलेशन देखें। एग्जाम्पल 2 आई, सेल्स 43-15 है, 14-24 की, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल से ये सारा पीएनएल है, कैलकुलेटर पकड़े। 3025 डिवाइडेड बाय 4315, मतलब कि कॉस्ट ऑफ सेल, सेल का 70% है। अब सेल को 100 रखेंगे, ये 70%, जीपी 30%। चेक करते जाओ, 800 ओवर 4315 करते, 2-3 चेक कर लो। हर चीज को किसके साथ जोड़ा है? हर चीज को किसके साथ जोड़ा हुआ है? सेल के साथ। तो हर चीज को सेल से डिवाइड करते जा रहे हैं। इसको भी कर सकते हैं, वैसे तो आंसर भी आ जाता है। जो चीज भी पकड़ो, सेल से डिवाइड करते जाओ, वो एज अ परसेंटेज ऑफ सेल आती चली जाएगी। ये है हमारा वर्टिकल एनालिसिस। एक साल का भी किया हुआ, दूसरे साल का भी किया हुआ। अब यूं बात असल में यूं होती है ना, भी पिछले साल कॉस्ट ऑफ सेल 71% ऑफ सेल थी, इस साल 70 हुई है, ये तो बेहतर हुआ है। अब देखो, ये भी तो एक यूजफुल इंफॉर्मेशन बनी है कि नहीं बनी? ठीक है। कॉस्ट जीपी पिछले साल 29% था ऑफ सेल, इस साल 30 हुआ है, बेहतर हुआ है। क्यों हुआ है जी? कॉस्ट ऑफ सेल कम हुई है, नजर आ रहा है। अब ये तरीका है, ठीक है, सही है। तो ये रेशोज तो हम वैसे ही निकाल रहे होते थे नॉर्मली, बस यहां पर ये नहीं, वो 3-4 रेशोज थी। जीपी ओवर सेल नॉर्मली, नेट प्रॉफिट ओवर सेल, कभी एक्सपेंस ओवर सेल भी आ जाती थी, वरना मैंने कहा था अगर खुद से ना कहे तो हम जीपी और नेट प्रॉफिट 2 रेशोज निकालते हैं, इसी में एक्सपेंस को कवर कर लेते हैं। लेकिन जब आप वर्टिकल एनालिसिस करते हैं तो हर लाइन आइटम ऑफ इनकम स्टेटमेंट सेल के साथ कनेक्ट हो जाता है, और हर लाइन आइटम ऑफ बैलेंस शीट जो होता है वो इस टोटल के परसेंटेज होता है। एसेट वाली साइड इसकी परसेंटेज जाहिर है, दूसरी साइड बराबर ही होनी है। क्या मतलब? कैलकुलेटर पकड़ो कैलकुलेटर। पीपीई 865 है जी, और टोटल एसेट्स इस बिजनेस के कितने हैं? 1441। तो 865 बटा 1441 करें इंटू 100, तो नॉन करंट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इज 60% ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब हर चीज ऐसे ही है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 124 डिवाइड बाय 1441 करें। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज 8.6% ऑफ टोटल एसेट्स, 8.6% पड़ा हुआ है, ठीक है। आगे आ जाओ, अब ये सारे ऐसे ही हैं। इन्वेंट्रीज देख लो, चलो इन्वेंट्रीज 272 डिवाइड बाय 1441, 18.9% ऑफ टोटल एसेट्स हैं इन्वेंट्रीज। अच्छा, ये एसेट साइड ओवर। अब अगली साइड आती है, इक्विटी में शेयर कैपिटल 800 है, डिवाइड बाय 1441 करो, 55.6% है आपका शेयर कैपिटल इस टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी का, यूं कह लें, ठीक है ना जी। तो ये सारी परसेंटेजेस कैसे निकली हुई हैं? तो वर्टिकल एनालिसिस में हमने हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में हमने पिछले साल से कंपेयर किया था। वर्टिकल के अंदर इनकम स्टेटमेंट में हर चीज को, हर लाइन आइटम को सेल की परसेंटेज के तौर पे बताया, और बैलेंस शीट के अंदर हर लाइन आइटम को एसेट्स, मतलब टोटल के साथ। एसेट्स है तो इस टोटल के साथ, लायबिलिटी इक्विटी है तो इस टोटल के साथ, ठीक है। पढ़ के देखें क्या कहता है, क्योंकि आगे तो रेशियो एनालिसिस शुरू हो गया। पढ़े तो सही वो क्या कह रहा है। वर्टिकल एनालिसिस इज द प्रोपोर्शनल एनालिसिस ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेयर ईच लाइन आइटम ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज लिस्टेड एज अ परसेंटेज ऑफ अनदर आइटम। अब मैंने बता दिया कौन से वाला। इनकम स्टेटमेंट में सेल है जिसके साथ कंपेयर करना है, और बैलेंस शीट के अंदर टोटल्स, ठीक है, जो फुटिंग होती है, ओके।
This means that every line item in a statement of profit or loss is stated as a percentage of gross sales, while every line item in statement of financial position is stated as a percentage of total assets. टोटल एसेट्स कह ले, दूसरी तरफ भी वही टोटल पड़ा होता है ना, बराबर ही होते हैं ना, ठीक है. द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ वर्टिकल एनालिसिस इज विद इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ सिंगल पीरियड रिपोर्टिंग पीरियड सो दैट वन कैन सी द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ अकाउंट बैलेंसेस. मतलब नॉर्मली इसका सबसे बेहतर यूज क्या है कि इस साल के अंदर बैठ के बंदा बैलेंस शीट देखकर यूं अंदाजा लगा सके, अच्छा जी टोटल एसेट्स में से इन्वेंट्री इतने परसेंट है. वो ये कह रहा है कि द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ वर्टिकल एनालिसिस इज विद इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ सिंगल रिपोर्टिंग पीरियड. यानी कि नॉर्मली वो इस एक साल के लिए ज्यादा रेलेवेंट होता है. पिछले से भी कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले साल पीपीई टोटल एसेट्स के 50% पे था, अभी 40 पे आ गया या 60 पे आ गया. इस तरह भी कर सकते हैं आप, लेकिन नॉर्मली ज्यादातर यूज किस लिए करते हैं, करंट ईयर के अंदर देखने के लिए लोग कि क्या हालात हैं, टोटल एसेट्स में फिक्स एसेट का कितना है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितना है, इन्वेंट्रीज कितनी है, कैश कितना पड़ा है, ऐसे ही कोई एक निगाह डालना चाहे तो, ठीक है. So that one can see the relative proportions of account balances. ठीक है. It is also useful for trend analysis to see relative changes of an item over time. मैंने बता ही दिया वैसे इत्तेफाक से, वो भी हो सकता है. Such as on a comparative basis over a 5-year period. For example, if cost of goods sold has a history of being 70% of sales in each of the past 5 years, then a new percentage of 77 would be a cause of alarm. पिछले 5 साल से cost of sale 70% of sale आ रही थी, इस साल एकदम से 77 हो गई है, तो कहोगे यार ये क्या हुआ, चेक तो करो. तो वो क्या था, वर्टिकल एनालिसिस चल रहा था. ओवर द पीरियड्स भी देख सकते हैं इसको, ठीक है. कहानी खत्म हो गई है जी. चले एमसीक्यूज पे, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. पेंडेंसीज तो बहुत है बेटा, अभी मैंने अभी सफ़ा खोल के भी नहीं देखा, आया हुआ है मुझे, अब आज देखूंगा जाके. अभी तो मेरे हिसाब से जो मेरे सामने पड़ी है, जो जिनके उसमें नींद नहीं आ रही थी, उनमें से एक काम हो गया, एनपीओ की थ्योरी नहीं पढ़ी, पढ़ ली, जान छूट गई मेरी. ये है क्या रेशोज के पेज नहीं पढ़े, पहला दूसरे ये नहीं पढ़े, पढ़ लिया, बाकी तो वैसे पढ़ाया हुआ है. अब एमसीक्यूज नहीं है, वो कर लें ज़रा. ये तो मैं एकदम से मेरी नींद के अंदर सुकून के इजाफे होते जा रहे हैं हर इस एक पॉइंट के साथ. तो आए ज़रा. ओ यार उधर दिमाग से पहले घुमा हुआ था. क्या डिसाइड किया था हमने फिर, एक नहीं है और एक है, ऐसे ही है, और इसका आंसर तो इन्हीं में ही है ना. चलो शुक्र है. चलो जी अब आ जाओ. अच्छा जी, है मैथमेटिक्स सिंपल, ठीक है. चलें जी, क्विक रेशो एंड करंट रेशो. मैं जरा फॉर्मूलाज लिखता हूं पहले, वैसे मैंने लिख तो दी थी लेकिन चलो फॉर्मूला लिखता हूं. क्विक रेशो होती है, करंट रेशो क्या होती है, करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, ऐसे ही है. अच्छा, अब वो कहता है और क्विक रेशो क्या होती है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, प्री पेमेंट सवाल में है नहीं इसलिए रहने दो, जरा गांधी पैना, ठीक है, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है जी. अब इसके बारे में वो कहता है कि ये 1.25 ऐसे लिख लूँ जरा, 1.25:1 है, ठीक है जी. और नीचे वाली रेशो जो है, अब ये बड़े टेक्निकल होते हैं इसके एमसीक्यूज, 1:1 है. अच्छा, अब मुझे बताएं, कोई चीज हमें बताई हुई है सवाल के अंदर उसने, क्या, इन्वेंट्रीज एट दैट डेट वर, ओ माय गॉड. इसका मतलब ये हुआ कि मैं यूं कह सकता हूं कि करंट एसेट्स मुझे चाहिए हो, इन्वेंट्री 45 माइनस कर दो, करंट लायबिलिटी तो 100 ही होनी है. नहीं, ये भी चाहिए आपको, चलो मर्जी है आपके, यही तो चाहिए आपको. अच्छा, अब ऊपर आ जाएं फिर. तो इसका मतलब करंट एसेट्स तो हमारे पास एक्स ही हुआ ना, बोलो, करंट एसेट तो एक्स है ना, और जी इसमें तो होनी चाहिए, असूली तौर पे तो होनी चाहिए, ठीक है जी. जी एक मिनट, यहाँ पे जाके तो मैं रुक गया था. एक्स करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री ओवर करंट लायबिलिटीज जो होता है वो क्विक रेशो होती है. अच्छा, चले ना, कल नहीं करेंगे. हमें ढूंढना क्या है, हम लेट करते हैं लायबिलिटीज इज इक्वल टू एक्स, इसको फिर क्यों करें, ठीक है जी, ये काम कर लेते हैं. अब मुझे बताओ, करंट एसेट्स
माइनस इन्वेंट्री, इसको अब मैंने किसको एक्स अज्यूम किया जी, तो हम दूसरी तरह से ये भी तो कह सकते हैं कि क्विक एसिड्स क्या होते हैं, करंट एसिड्स। अच्छा आंसर बताएं वैसे, ठीक है, ना 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 ना, वो आंसर नहीं यार कुछ भी कह देते हैं आप लोग, तो मुझे लाइबिलिटी का नहीं पता लग रहा, मैंने ना इसको रीअरेंज किया बेसिकली, ठीक है। अगर मुझे आंसर का पता होता 40 कितनी है, लाइबिलिटी कितनी है, बताओ तो सही, फिर तो सही नहीं बाकी। हाँ नहीं, सवाल नहीं गलत है, इस वक्त आप गलत हैं। बनाएं जी इक्वेशन बनाएं, करंट लायबिलिटीज है एक्स, ये तो मानते हो ना, ठीक है, ये एक्स आ गया इधर, ठीक है जी, ये तो एक्स है ही, करंट एसिड्स हैं ये तो, ठीक है, करंट एसिड्स माइनस 45 इज इक्वल टू 1 इज टू 1, ठीक है जी। अब इसको करें सॉल्व, ये एक्स इधर चला गया है, एक को एक्स रख लें, मैं बाद में ही कर लेता हूँ इसको फिर, जी बोलें जी, 2 मिनट का काम नहीं है, मैं ऐसे नहीं करवाना चाह रहा दो इक्वेशन से, मैं इसको बहुत सिंपल करना चाह रहा हूँ। दो इक्वेशन नहीं बनानी मैंने, पीछे सिर्फ आंसर होता है, एमसीक्यू है। 1.25 इज टू 1, हाँ चलें निकलवाते हैं फिर, करंट एसिड्स और क्विक एसिड्स निकालें ना, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मैंने कब कहा है। इसको कल करते हैं, सिचुएशन को देखते हुए, मेरा दिमाग उस तरफ नहीं जा रहा, दो इक्वेशन नहीं बनानी मैंने, ठीक है, दो इक्वेशन से टफ होता है, ठीक है, आराम सुकून से नहीं करेंगे, ऑप्शन पुट सिंपल करेंगे, बिल्कुल सिंपल, दिमाग अभी नहीं चला इस पे, आगे आए जी। 40, तुक्का नहीं लगाना, तुक्का लगाने आया मुसलमानों जी। नेक्स्ट, अ कंपनीज कैश बैलेंस हैव इंक्रीज फ्रॉम लास्ट ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स कुड अकाउंट फॉर दिस, कैश बैलेंस इंक्रीज हुए हैं जी। डिलेड पेमेंट बाय डेटर, पेमेंट अगर डेटर डिले से करें तो क्या ये कैश कम होगा या बढ़ेगा, तो कम होगा। शॉर्टनिंग ऑफ क्रेडिट पीरियड बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ने टाइम कम कर दिया है, अब जल्दी पैसे देने हैं तो ये तो कैश को कम करेगा। एक्विजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, वो हाई इंटरेस्ट हो पड़ा, लॉन्ग टर्म लोन आया है, लॉन्ग टर्म लोन आया है तो कैश लाया है ना, कैश डेबिट लोन क्रेडिट। डिक्रीज इन फाइनल डिविडेंड प्रोपोज्ड बाय द डायरेक्टर्स, ठीक है जी, मेरे ख्याल से तो फाइनल डिविडेंड में डिक्रीज आया है प्रोपोज्ड, मेरे ख्याल में एक्विजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स यही रेलेवेंट बनता है सबसे ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि जब कोई लॉन्ग टर्म लोन आता है तो उसकी एंट्री होती है कैश डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट, और लॉन्ग टर्म है, इसकी वापसी का तो फिलहाल कोई इरादा भी, तो इससे क्या हो जाता है जी, हमारा कैश बैलेंस बढ़ जाता है, सही है जी, सही है। तो कंपनीज कैश बैलेंस हैव इंक्रीज फ्रॉम लास्ट ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट कुड अकाउंट फॉर दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक तो है, दो तो नहीं हो सकते, ये सी तो है, एक्विजिशन ऑफ अ लॉन्ग टर्म लोन एट हाई इंटरेस्ट रेट, कैश बैलेंस तो बढ़ा है ना, इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है, वो तो करते रहेंगे जी। नेक्स्ट, विच टू ऑफ द फॉलोइंग वुड इंप्रूव गियरिंग, जी बेटा, जी पढ़े इन दोनों को जरा,
जी, विच टू ऑफ द फॉलोइंग वुड इम्प्रूव गियरिंग? गियरिंग किसे कहते हैं जी? डेट ओवर इक्विटी को। इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। अच्छा, वैसे मिसाल लें, चलो पहले वैसे ट्राई करते हैं, नहीं तो फिर मिसाल लेके समझ लेंगे। गियरिंग 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 इंप्रूव होने का मतलब क्या होता है? डेट का कम होना और इक्विटी का बढ़ जाना। गियर्ड जितनी ज्यादा कंपनी, जितना लोन ज्यादा उतनी गियरिंग ज्यादा है ना, ठीक है? तो गियर्ड जितनी कंपनी ज्यादा है उतना ही, मतलब वो लोन ज़्यादा है तो गियर ज़्यादा। इंप्रूव करने का मतलब यह है कि इस लोन को कम करते जाओ या किसी तरह से इक्विटी बढ़ती जाए। तो कौन से ऐसे दो काम हैं जिससे गियरिंग इंप्रूव होगी? इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। वैसे डिस्काउंट पर शेयर्स इशू करने की एंट्री कुछ याद हो आपको? की थी हमने वैसे ज़रा। 8 रुपये कैश आया था, डिस्काउंट शेयर डिस्काउंट हमने दिया था 2 रुपये का, और शेयर कैपिटल में हमने 10 रुपये डाले थे। ये शेयर डिस्काउंट हमने कहा था कि ये रिटेन्ड अर्निंग्स को ही हम जो है वो चार्ज कर देते होते हैं, यानी कि थोड़ी सी इक्विटी बढ़ेगी लेकिन शेयर कैपिटल तो बहरहाल, थोड़ी सी इक्विटी कम होगी लेकिन शेयर कैपिटल तो बहरहाल ज़्यादा ही है ना, ठीक है? ये तो नहीं हो सकता कि 10 वाला शेयर आपने 12 रुपये के डिस्काउंट पे दे दिया हो, पल्ले से 2 दिए हो। डिस्काउंट है ना, कुछ पैसे तो आए होंगे, ठीक है? अब इश्यूएंस ऑफ शेयर्स अगर डिस्काउंट पर हो तो इससे गियरिंग इंप्रूव होगी। गियरिंग कैसे इंप्रूव होनी है? जब आप डेट इक्विटी, डेट ओवर इक्विटी प्लस डेट, डेट ओवर, ये फॉर्मूला ज़हन में रख लेना, इक्विटी प्लस डेट। अब इस रेशो में क्या हो रहा है? आपका डेट बढ़ रहा है? नहीं, आपकी इक्विटी बढ़ रही है। डिनोमिनेटर के बढ़ने से रेशो कम होती है। उसने क्या कहा है कि कौन सी चीज़ जो है वो इम्प्रूव करेगी? अब गियरिंग रेशो की इम्प्रूवमेंट उसकी कमी ही है। जितनी ज़्यादा गियर्ड कंपनी हो उतना लोन नया लेने में उनको मसला होता है, उतने ज़्यादा मसाइल उनको इंटरेस्ट पे करने की वजह से पड़ रहे होते हैं। तो जितनी कम गियर्ड कंपनी होती है उतनी कम रिस्की होती है, हमने पढ़ा था। तो इसकी इंप्रूवमेंट का मतलब यही तो है। गियरिंग की इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है? गियरिंग कम हो जाए। गियरिंग इंप्रूव होने का मतलब क्या है? देखो, लोन का बढ़ना, डेट इक्विटी का बढ़ना, गियरिंग का बढ़ना, क्या ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है? तो इसकी इंप्रूवमेंट किसको कहा जाएगा? अगर गियरिंग कम हो जाए। तो अगर हम ये स्टेप उठाते हैं कि हम इश्यूएंस ऑफ शेयर्स करते हैं, चाहे एट डिस्काउंट भी करते हैं, उससे डिनोमिनेटर हमारी रेशो का बढ़ेगा और डिनोमिनेटर बढ़ने से रेशो का आंसर नीचे आता है, जिस वजह से ये इंप्रूव करेगी गियरिंग को। तो पहला तो सही है। नेक्स्ट, रीपेमेंट ऑफ अ बैंक लोन। अब इसी रेशो को सामने रखते हुए मुझे बताओ कि हमने क्या किया है? हमने डेट को कम किया है और इक्विटी तो नहीं बढ़ी, ठीक है? और डेट इधर कम हो गया, यानी तो दोनों तरफ कम ही हो रहा है। न्यूमरेटर कम हो रहा है, न्यूमरेटर के कम होने से रेशो कम होती है। डिनोमिनेटर कम हो रहा है, उसके कम होने से रेशो, तो मसला हो गया, तो मसला हो गया। अब कमज़ोर कौन है? देखो ना, नीचे 2 चीज़ें पड़ी हैं, नीचे तो 2 चीज़ें पड़ी हैं ना। कमज़ोर कौन है? तो सिर्फ उसी का असर देख लो, फिर सुकून मारो, ठीक है? तो इसका मतलब न्यूमरेटर कम हो रहा है तो रेशो कम होगी कि बढ़ेगी? कम होगी। ये इंप्रूव करेगा बेटा। बेटा देखो ना, मिसाल के तौर पे हमारा डेट था 60, इक्विटी थी हमारी 180 जमा 60, तो क्या आता है जी आंसर? बताओ, डेट इक्विटी रेशो का आंसर बताओ करंटली। ये आंसर बताओ इसका जल्दी से, ऐसे ज्यूम किया है 42 अच्छा, अब हमने क्या किया? एक लोन रीपे कर दिया। कुछ करना है या सारे ख़त्म कर दें? कुछ कर देते हैं, ठीक है? हम कहते हैं जी हमने 40 रुपये का लोन रीपे कर दिया, 20 रह गया, नीचे भी 80 जमा 20 ही होगा, इंटू 100 करो, आंसर क्या आता है? 20%। तो ये तो इंप्रूव ही हुई है, ठीक है ना? तो न्यूमरेटर के कम होने से, वैसे तो दोनों में कमी आ रही है, लेकिन हमने कहा था कि कमज़ोर की तरफ जाना है, तो ऊपर न्यूमरेटर में एक ही चीज़ पड़ी है, नज़र आ रहा है। तो जब कमी हुई है तो फिर रेशो ने कम ही होना है, और इस रेशो का कम होना ये इंप्रूवमेंट कहलाता है, ठीक है? तीसरा स्टेप देखें, 2 ही कहे थे उसने, वैसे वो तो पूरे हो गए हैं। चलो, इश्यूएंस ऑफ बोनस शेयर वैसे पढ़ लेते किसी और के लिए। इश्यूएंस ऑफ बोनस शेयर्स, बोनस शेयर से इक्विटी ने बढ़ना है।
बोनस शेयर्स जो है ना जी, या तो रिटेन्ड अर्निंग में से डेबिट होके शेयर कैपिटल में क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है, 50 यहाँ से निकल कर यहाँ चला गया, या शेयर प्रीमियम पड़ा हो वहाँ से भी हो सकते हैं, शेयर प्रीमियम से निकाल दो, यहाँ से ले जाओ, तो नेट में इक्विटी पे कोई असर नहीं पड़ना, नो इफेक्ट, इसका इफेक्ट ज़ीरो है। अच्छा, डिस्पोजल ऑफ लैंड एट इट्स कैरिंग वैल्यू, 100 रुपये का एसेट था, 100 रुपये का ही बेच दिया, नो गेन नो लॉस, इसलिए उसने कहा एट इट्स कैरिंग वैल्यू, क्योंकि अगर गेन होता तो वो अल्टीमेटली प्रॉफिट में ऐड होता और वहाँ से रिटेन्ड अर्निंग में चला जाता, जो कि इक्विटी को बढ़ा देता। अब ये क्या हुआ है, ये एंट्री ये हुई है, पीपीई क्रेडिट हुआ है 100 से, कैरिंग वैल्यू थी ना इसकी, और कैश डेबिट हो गया है 100 से, तो क्या असर पड़ा इस रेशो की सेहत पे? कोई असर नहीं पड़ा, ये तो एसिड कम हुआ है और एक एसिड बढ़ गया, तो इक्विटी डेट के अंदर तो कोई असर भी नहीं है, तो इन दोनों का कोई इफेक्ट नहीं था जी। नेक्स्ट 38 पढ़ें। Which of the following statements are correct? Giving incentive to customer to pay on time would result in decrease in debtors turnover in time. Debtor turnover in times decrease होने का मतलब क्या है कि debtors कम दफा कैश में कन्वर्ट होंगे। अब अगर आपने इंसेंटिव दिया टू पे ऑन टाइम तो वो तो जल्दी आएंगे, अगर वो जल्दी आएंगे तो वो तो इंक्रीज कर देगा टर्नओवर। हाँ, डेटर डेज कम होंगे, लेकिन इसने फनकारी यही तो लगाई है, टर्नओवर इन टाइम्स पूछ लिया आपसे, ठीक है, तो फिर टर्नओवर इन टाइम्स क्या हो जाना है जी, इसके से इंक्रीज होना है, इन्होंने तो गलत लिखा हुआ डिक्रीज होना है, ठीक है, ये गलत है। इफ ऑल डेटर्स पे देयर डेट्स विद इन क्रेडिट पीरियड द एवरेज कलेक्शन पीरियड वुड बी नील। क्या ये कैसे हो सकता है? फिर तुकी बात लग रही है मुझे तो। फिर सोच लें, कहता है सारे डेटर्स अगर टाइम पे पेमेंट करें तो डेटर्स तो है ना, कुछ दिन तो उनको भी दिए होंगे, तो एवरेज डेटर्स कैसे जीरो हो सकता है, नील कैसे हो सकता है, ठीक है, तो ये भी गलत है। ओनली 1 इज करेक्ट नहीं, ओनली 2 इज करेक्ट नहीं, बोथ आर नहीं, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट 37, इफ द एग्जिस्टिंग करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज मोर देन 1, दिमाग में लेके आओ, मोर देन 1 का मतलब क्या है? करंट रेशियो होती क्या है, पहले दिमाग में फौरन लेके आया करो, करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। अब अगर एग्जिस्टिंग करंट रेशियो 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से ज़्यादा है, ठीक है। अब कोई ना कोई स्टेप करवाएगा वो आपसे और देखते हैं फिर उसका असर पूछता है। व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ अ क्रेडिट परचेज ऑफ इन्वेंट्री ऑन करंट रेशियो? क्रेडिट परचेज की एंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री कर लो, परचेज कर लो, डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट। मुझे बताओ, दोनों तरफ ही एक चीज बढ़ रही है तो फिर कोई चेंज नहीं आएगा। देखो ना, इन्वेंट्री 100 रुपए की ले ली, इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, दोनों तरफ 100 रुपए का इजाफा हो गया, तो ये तो कोई मसला नहीं। फिर करंट रेशियो में करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी है, तो ये +100 इधर भी हो रहा है, +100 इधर भी हो रहा है, नो इफेक्ट। लोअर किसने कहा कि कोई लोअर है? करंट रेशियो जो इस वक्त एग्जिस्टिंग है वो मोर देन 1 है, इसका मतलब करंट एसेट्स ज़्यादा होंगे, करंट लायबिलिटीज़ कम होंगी, तो कमज़ोर कौन है? तो बस फिर इसको भूल जाओ और सिर्फ इसको सोचो, करंट लायबिलिटी डिनोमिनेटर में पड़ी है, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर के बढ़ने से रेशियो, तो व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन करंट रेशियो? करंट रेशियो वुड डिक्रीज, बी जी, करंट रेशियो वुड डिक्रीज बट रिमेन हायर देन, हाँ ये ज़्यादा बेहतर है, पूरी बात ये है, ठीक है। करंट रेशियो वुड डिक्रीज बट वुड रिमेन हायर देन 1, मतलब वो फिर भी 1 से ऊपर ही रहेगी, क्योंकि असल में ऊपर भी तो फर्क पड़ रहा है ना, ठीक है, ऊपर भी फर्क पड़ रहा है ना, तो वो कह रहा है कि डिक्रीज तो जरूर होगी लेकिन 1 से ऊपर ही रहना है इसमें, ठीक है, डिक्रीज होती जाएगी, लेकिन चूंकि ऊपर भी इंक्रीज पड़ रहा है तो कभी ये नहीं हो सकता कि वो रिवर्स हो जाएगा काम, ठीक है ना, रहेगी 1 से ऊपर ही, 1 से नीचे नहीं आएगी, दोनों तरफ फर्क पड़ रहा है ना, चलते 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 बढ़ते बढ़ते कम होती चली जाएगी, फर्क नीचे आता चला जाएगा, लेकिन 1 से ऊपर ही रहेगा, अनलेस के यहां तक सूरत हाल आ जाए करंट एसेट करंट लायबिलिटी बराबर हो जाए इन टोटल, ठीक है ना जी। 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ करंट रेशियो? शुक्र है ये भी पढ़ ली जी। यूज ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड एस्टिमेट, ये तो है। फिर यूज ऑफ डिफरेंट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग रेशियोज, फार्मूला तो एक जैसे ही होते हैं। डिफरेंट इन्फ्लेशन रेट डिफरेंट ईयर्स,
कंपनीज परसुइंग डिफरेंट स्ट्रेटेजीज, कॉस्ट पुश और वो डिमांड पुल और इस तरह की कोई बात हो, ठीक है, अपनी अपनी होती, तो इसका मतलब ये एक अजीब सी चीज़ थी, ठीक है जी। नेक्स्ट, क्या क्या छुट्टी देता हूँ, बस होने वाली छुट्टी, अब अजान तक छुट्टी होनी है। 35 ये भी स्लो हो गया। ओ भाई अजान कितने बजे होनी है? स्पीड तो पकड़ने दो जरा, अभी होमवर्क वाले तो आए ही नहीं। विच टू ऑफ द फॉलोइंग, आखिरी ना करना, मैं खुद करवाऊंगा, मैं खुद करवाऊंगा वो, ठीक है, हाँ बस कल फ्रेश पहले आते साथ वही करेंगे। विच टू ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कुड कॉज अ कंपनीज ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स टू बी अबव द एक्सपेक्टेड है। विच टू ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कुड कॉस्ट अ जीपी परसेंटेज, जीपी ऑन सेल, ठीक है, टू बी अबव देन एक्सपेक्टेड लेवल, जो हमने सोचा था उससे भी ऊपर क्या चीज ले जाएगी जीपी रेशो को? ओवर स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, गलती से क्लोजिंग इन्वेंट्रीज ओवर हो जाएं तो इसकी वजह से जीपी, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। सेल्स वर हायर देन एक्सपेक्टेड, नहीं, सेल्स अगर बढ़ेंगी तो कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ेगी, जीपी पे कोई असर नहीं पड़ता। याद है एक एग्जांपल में देखा भी था, अगर आपने मार्जिन ही नहीं बदल दिए, तो अगर आपने प्रॉफिट मार्जिन बदल दिए, अपनी परसेंटेज बदल दिए तो वो अलग बात है, वरना अगर सेम मार्जिन पे आप ऑपरेट कर रहे हो तो जितनी, देखो ना, 100 रुपये और 70 रुपये 30 है, आपने ये 3 यूनिट्स बेचे थे, ठीक है जी, और हर यूनिट 25 रुपये का खरीद कर जो है वो आपने 4 यूनिट्स है, ठीक है, और हर यूनिट आपने 20 रुपये का खरीदा था और 25 का बेच दिया, जायज़ सा मुनाफा रखा हुआ है। आपने ये कितने यूनिट्स बेचे हैं? 4, आपने 2 और बेच लिए, 150 हो गया। इधर क्या हो गया? यहाँ क्या हो गया? अब ये और ये परसेंटेज निकालो तो कितना आता है? ये सेम रहेगी, ये आपको बताया था, जीपी परसेंटेज नहीं बदलती, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंक्लूजन ऑफ डिस्पोजल प्रोसीड्स ऑफ नॉन करंट एसेट इन सेल्स, गलती से नहीं, गलती से डिस्पोजल प्रोसीड्स सेल में चली गई हैं, सेल में चली गई हैं तो सेल तो बढ़ जाएगी और उसके अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ सेल तो नहीं बढ़ेगी, तो ये तो बढ़ा देगा आपके जीपी मार्जिन को अनएक्सपेक्टेडली। नहीं समझ आती बात? देखो, सेल के बढ़ने से जीपी क्यों नहीं बदला था? क्योंकि जितनी सेल बदली थी उतनी कॉस्ट ऑफ सेल भी बदल गई थी उसी प्रोपोर्शन से, तो जीपी रेशो सेम रही है। जीपी मार्जिन, बल्कि उसने परसेंटेज लिखा हुआ है, सिर्फ मार्जिन भी लिख देना तो परसेंटेज ही होता है मतलब उसका, तो जीपी परसेंटेज में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन अगर आपने एक एसेट बेचा, उस पर गेन आया डिस्पोजल का, वो गेन गलती से आपने सेल में ऐड कर दिया, कॉस्ट ऑफ सेल में भी ऐड करोगे उसकी कॉस्ट, वो तो बिका ही नहीं, वो तो अदर इनकम में आना चाहिए था, तो ये गलती से सेल को बढ़ा देगा। करके दिखाऊं एग्जांपल में, सीधी बात है, समझ आ रही है? सेल बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल उसके साथ नहीं बढ़ेगी, तो फिर जीपी तो बढ़ना ही है, ठीक है। ये क्या है? जीपी ओवर सेल, तो डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो उसकी वजह से रेशो चेंज हो जाएगी इसकी, ठीक है ना। अच्छा जी, तो एक तो हो गया ओवर स्टेटमेंट ऑफ, और दूसरा इंक्लूजन ऑफ डिस्पोजल, ये भी लग रहा है मुझे सही है। उसके बाद डिक्रीज इन कैरेज चार्जेस बोर्न बाय कंपनी ऑन गुड्स सेंट टू कस्टमर, गुड्स सेंट टू कस्टमर तो सेलिंग एक्सपेंस होता है, तो ये तो जीपी के बाद आने वाली चीज़ है, इसका तो कोई असर होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, तो ये नहीं है जी, ए और सी ही है। नेक्स्ट जी बेटा, हाँ, सेल्स वर हायर देन एक्सपेक्टेड, ये कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ी है, किसने कहा नहीं बढ़ी? लेकिन उसी हिसाब से सेल बढ़ी है। परसेंटेज मैंने क्या कहा था, सादा सी एग्जांपल इसलिए ली थी कि हम 20 रुपये का एक यूनिट खरीदते हैं और 25 का बेच देते हैं, तो हमारा जीपी रेशो कितना था वैसे, कितना है? कोई नहीं, तो कैलकुलेशन देख लेते हैं ना। मुझे बताओ, 2 यूनिट्स मैंने और बेचे, मैंने कहा हर यूनिट मैंने 25 रुपये का खरीदा था, तो 2 और बेचे तो कितना हो गया? 150, और ये कितना हो गया? 120। आई एम सॉरी जी। अब बताएं जी, जीपी रेशो चेंज हो रही है? 20/100 करें या 30/150 करें, सेम रहेगी, क्योंकि ये पढ़ा भी था शुरू में, अगर एग्जिस्टिंग मार्जिन के ऊपर आपकी सेल बढ़ी है तो वही कॉस्ट ऑफ सेल तो उस हिसाब से बढ़ गई, तो सेल्स की अमाउंट तो बढ़ेगी, सेल्स रेवेन्यू बढ़ा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बढ़ी है, ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ा है, लेकिन जीपी रेशो, जीपी परसेंटेज ये नहीं बदली,
ये नहीं बदल रही। तो उसने परसेंटेज की ही तो बात की हुई थी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्रीज गियरिंग रेशो। गियरिंग रेशो को क्या बढ़ा देगा? ये तो सेम नहीं है, इसको क्या हो गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्रीज, ध्यान से पढ़ना है, ये तो खराबी वाली बात है, ठीक है, वो कमी थी, यहाँ पे बढ़ना है। इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, शेयर्स अब लिख लें, फौरन लिख लें, इक्विटी, डेट ओवर इक्विटी प्लस डेट, डेट ओवर इक्विटी प्लस डेट। इश्यू किए शेयर्स, ये बढ़ गया, प्रीमियम डिस्काउंट जो भी है, शेयर्स इक्विटी, डिनोमिनेटर बढ़ा है, डिनोमिनेटर के बढ़ने से रेशो, तो ये तो नहीं है, ये तो अच्छी बात है, खराबी तो नहीं है, गियरिंग रेशो तो कम हो गई। इश्यूएंस ऑफ शेयर्स, खत्म करूं भाई क्लास, बंदे आने लग गए। इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, तब भी ये क्या है जी, शेयर्स तो इशू हो गए ना, डिस्काउंट का असर भी तो इक्विटी में पड़ना है नेट होकर। इश्यूएंस ऑफ बोनस शेयर्स, कोई है सही, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ, जी इससे क्या होगा, इससे इक्विटी कम होगी, डिक्लेरेशन भी हुई है और पेमेंट भी हो गई है, इसकी एंट्री होती है ना, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट कैश क्रेडिट कह लें, पेबल क्रेडिट, ठीक है। तो रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट होगी, इक्विटी में पड़ी है, तो इक्विटी कम होगी जब, तो डिनोमिनेटर कम होने से रेशो बढ़ जाएगी, ठीक है। डी, बस करना है। अच्छा चलें ठीक है, अब सुबह कल इंशाल्लाह आप 12 बजे आ जाएंगे, इसको भी कोई डेथ पड़ चुकी है अब फुल फ्लैज, ठीक है। और कल फिर मैं, नीयत तो मेरी यही है कि फ्री करूं, लेकिन अगर नहीं भी होगा ना तो बेटा परसों इसलिए बुलाऊंगा कि कल जिस वक्त बस करके जाऊंगा तो घर बैठ के एक बार तसल्ली से देख लूँगा कोई चीज़ रह तो नहीं गई। सुबह अर्ली बुलाऊंगा 1-2 घंटे के लिए, और फिर आप लोगों को फारिग कर दूंगा, क्योंकि मैंने संडे फिर लगा के मंडे की CMA की तैयारी करनी होगी, मैं भी चला जाऊँगा। फुल डे नहीं मैंने बुलाना संडे को, बच्चा कुछ नहीं है, आज आप देख रहे हैं बस MCQs वगैरह हैं, कोई अगर MCQs मुनासिब मिल गए मुझे तो हो सकता है मैं आपको अवेलेबल भी करूं, पढ़ के आ जाना कल, कुछ काम वजनी घर से निकाल आना थोड़ा बहुत, ताकि कल सिर्फ 3-4 घंटे के अंदर, और कल अगर मुझे लगा इस टाइम आके कि आधे पौने घंटे में हो जाना है काम, फिर मैं बिल्कुल आपको अगले दिन नहीं बुलाऊँगा, अगर मैं पूरा कोई देखा हुआ तो फिर कल, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।